Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So, as you know, we have started 20 days 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia मैम. आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं. आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, जो कि है ये सेट 2. हमारे पास 2 सेट पड़े हैं, दोनों सेट डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे सेट 2. देखते हैं कितना हो पाता है. ओके, उसके अकॉर्डिंग तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि आपको पता है, इस तरीके का एग्ज़ाम होता है. आपके पास टोटल कितने 33 क्वेश्चंस होते हैं. आपको अटैम्प्ट करने होते हैं 33 क्वेश्चंस, जिसमें से आपके 16 जो हैं वो क्या होते हैं, MCQ. तो सबसे पहले हम MCQ कवर अप करते हैं. 1 to 16 आपके 1 मार्क हैं. 17 to 21 आपके 2 मार्क क्वेश्चन हैं. 22 to 28 आपका 3 मार्क क्वेश्चन हैं. एंड डी सेक्शन आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. ओके, 2. देन फिर ई सेक्शन में आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं 3. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ, ये होता है सल्फाइड आयन विद पर मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम इज. तो हमने ये रिएक्शंस देखी थी जब हमने दोनों KMnO4 K2Cr2O7 डिस्कस किए थे. तो वहाँ क्या होता है, जो सल्फाइड आयन होता है SO3 2 नेगेटिव, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, सल्फेट आयन में. वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, सल्फेट आयन में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन. ठीक है, ओके, आपको समझ आ गया. सेकेंड, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द गिवन कॉम्प्लेक्स. अब देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने ऐसे डिस्कस किया था. CO कोबाल्ट, EN होता है इथाइलिन 1 2 डाई अमीन 3 पॉजिटिव. ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. और ये जो लिगेंड है यहाँ पे, जो कि कौन सा है, इथाइल 1 2 डायमीन या इथेन 1 2 डायमीन. ये कैसा लिगेंड होता है, ये लिगेंड होता है बाईडेंटेट लिगेंड, या जिसे ही हम बोलते हैं डाईडेंटेट लिगेंड. ठीक है, तो इसका जो पार्टिसिपेशन होता है बाईडेंटेट का मतलब कि 2 डोनेटिंग एटम्स हैं इसमें. इथेन 1 2 डायमीन जब हम बनाते हैं ना, तो इसमें क्या होते हैं, 2 डोनेटिंग एटम्स होते हैं. इथेन, यहाँ पर भी अमीन आएगा और यहाँ पर भी अमीन आएगा. ठीक है, तो 2 डोनेटिंग नाइट्रोजन यहाँ पर होते हैं. 2 एटम्स डोनेट करते हैं लोन पेयर किसको, सेंट्रल मेटल एटम को. ठीक है, इस तरीके से. तो मतलब अगर यहाँ पे 3 है ना, तो इसका पार्टिसिपेट करने वाले कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि एक इथेन 1 2 डायमीन से कितने एटम्स हैं, 2 एटम हैं. अब यहाँ पे 3 है, तो 3 से कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 6. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर यूनिडेंटेट लिगेंड है तो एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर उसका आएगा. बाईडेंटेट लिगेंड की वजह से एक का कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 2. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज नॉन आयनाइजेबल. ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गिवन है तो आपको एक तो दिया हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर आपको गिवन होगा काउंट्रैन. वो क्लोरीन हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, कोई भी काउंट्रैन हो सकता है. अगर इस तरीके से आपको गिवन है तो मतलब कि जो बाहर जो काउंट्रैन है, ये किसकी वजह से आया है, ये आयनाइजेबल की वजह से आया. अंदर से कुछ आयनाइज होकर के बाहर आएगा. अगर काउंट्रैन नहीं है, इट मीन्स वो नॉन आयनाइजेबल है. तो आपको दिख रहा है ये तीनों सेकेंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में एंड फोर्थ ऑप्शन में, BCD में, तीनों में क्लोरीन बाहर है. मतलब ये कैसी हैं, सारी की सारी आयनाइजेबल है ना. Cl बाहर आ गई, आयनाइज होकर के निकल गया. फर्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पे कोई भी आयनाइजेबल बाहर काउंट्रैन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन आयनाइजेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट. इसका राइट आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऑप्शन E. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेंजाइलिक हैलाइड. तो आपको पता होना चाहिए बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है. जैसे बेंजीन रिंग है, रिंग के साथ वाला जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन जिसको मैं स्टार मार्क करूँ, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन. इसके साथ अगर कोई हैलाइड लगा है तो इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड. ठीक है, अब यहाँ देखिए, फर्स्ट में जो ये हैलाइड लगा है बट वो इस कार्बन के साथ नहीं लगा. ठीक है, रिंग के साथ जो कार्बन है ये बेंजाइलिक था, इसके साथ अगर लगा होता है यहाँ पे तो वो बेंजाइलिक हैलाइड होता. सेकंड में नहीं, गलत, ये ऑप्शन क्रॉस कर दो.
अच्छा, डी ऑप्शन देखिए, डी में भी नहीं होगा। देखिए इस कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, डी भी नहीं। सी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा आपका कार्बन और इस कार्बन के साथ यहाँ पे लगा है हलाइड और ये कार्बन डायरेक्ट किससे अटैच है, रिंग से अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सी। फिफ्थ, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है इथेनॉल, एक आपको ऑप्शन गिवन है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और फिनॉल है। ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है, ओ CH3 ग्रुप और फिनॉल ही है। और अगला है ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। अगर हम बात करें सिंपल, एक मैं यहाँ पे फिनॉल भी ड्रॉ कर लेती हूँ, फिनॉल का ही तो पूछा है। अगर हम बात करें फिनॉल और इथेनॉल में से, तो हम ये क्लियरली बोलते हैं कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं इथेनॉल से, तो इथेनॉल तो कैंसिल कर दो, है ना। यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ये प्रोटॉन निकलेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, रेजोनेंस होगी, ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब हमें पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वह एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो वह एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। अब यहाँ सेकेंड ऑप्शन में देखिए नाइट्रो ग्रुप लगा है जो कि विड्रॉइंग होता है, मिथॉक्सी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, दोनों के दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेंगे, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इनफैक्ट फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा कौन सा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि फिनॉल में कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं अटैच है, पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक विड्रॉइंग ग्रुप भी अटैच है। ठीक है, तो आई होप आपको फिफ्थ का पता चल गया होगा। फिफ्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ। आपको एक ईथर कंपाउंड गिवन है, देखिए आपको, और आपको इसमें बताना है कि जब ये HI के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था ईथर की केमिकल रिएक्शन में। अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, CH3 कार्बन, ऑक्सीजन और CH3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक यहाँ ये हमारा कार्बन कैसा है, टर्शरी कार्बन है। मैंने आपको बताया था जब भी ईथर में इस तरीके की HI या फिर HBr की एडिशन करनी है तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, हमें सबसे पहले देखना है कि क्या दोनों में से, देखिए ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, ये भी कार्बोकैटायन बन सकता है और ये भी कार्बोकैटायन बन सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे पहला टास्क है हमें देखना है कि क्या टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो जो हैलाइड आयन है X नेगेटिव, वो टर्शरी कार्बोकैटायन के पास जाके अटैच हो जाएगा। सेकंड मैंने बताया था कि अगर टर्शरी नहीं बन रहा, प्राइमरी और सेकेंडरी बन रहा है, तो देखिए दोनों में से अगर कोई कौन सा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो हैलाइड आयन उसके पास जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड आपको देख लेना है कि अगर प्राइमरी बन रहा है तो हमारा SN2 के थ्रू क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, हैलाइड आयन उसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये रूल बताया था मैंने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला कैसा बन रहा है, टर्शरी, ये वाला कैसा बन रहा है, प्राइमरी। तो टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो हैलाइड आयन किसके पास चल जाएगा, टर्शरी के पास चला जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये CH3 कार्बन और इसके साथ आ गया आयोडाइड प्लस मिथेनॉल CH3OH, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, तो आपको दिख रहा है, ये आपको गिवन है ऑप्शन ए। ठीक है, सिक्स्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ आपको गिवन है एस्पिरिन इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ, एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड हम ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, आपको यहाँ दिख रहा है ये सैलिसिलिक एसिड में। ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड होता है, बेंजीन रिंग के साथ एक तरह से बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पे क्या, फिनोल, यहाँ OH है और ऊपर ये COOH है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसको जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं
तो हमें मिलता है एस्पिरिन। हमें क्या मिलता है? एस्पिरिन। बेसिकली ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर OH ग्रुप है, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? एसिटाइल ग्रुप से, OC डबल बॉन्ड OCH3, इस ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? एस्पिरिन। ये कंप्लीट रिएक्शन होती है, आपने देखी होगी एनसीईआरटी में। फिनोल को हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 एसिडिक मीडियम में, और हमें मिलता है पहले सैलिसिलिक एसिड। उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और उसे हम कर देते हैं हीट, और हमें मिल जाता है क्या? एस्पिरिन। ठीक है, तो एस्पिरिन इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन से हमें एस्पिरिन मिलता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7th का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन C, सैलिसिलिक एसिड। 8th, an azeotropic solution of two liquids have boiling point higher than either of them। अब हमने दो सोल्यूशन का जो लिक्विड बनाया उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब कि क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, है ना। तो क्या वो सैचुरेट रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। शो पॉजिटिव डिवीजन। पॉजिटिव डिवीजन तो वो शो करते हैं जिनका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है राउल्ट्स लॉ से, तो ऐसा भी नहीं होएगा। शो नेगेटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? C, कि वो क्या करेंगे? उनका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब यही है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे? वो शो करेंगे नेगेटिव डिवीजन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर क्लोराइड। देखिए मैं आपके लेके आई हूँ ये एक्वस कॉपर क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शंस, आप यहाँ देख सकते हैं। कॉपर क्लोराइड को जब हमने वाटर में डाला तो वो इलेक्ट्रोलाइज हो गया कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में और 2Cl नेगेटिव आयन में। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे हमें पता है रिडक्शन होती है। तो अब कैथोड पे दो चीज़ों की रिडक्शन हो सकती है। एक तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है कॉम्पिटिशन में, और एक है H पॉजिटिव आयन, वाटर की भी है ना, एक्वस कॉपर क्लोराइड। मतलब कॉपर क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस की कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 2Cl नेगेटिव आयन। सिमिलरली वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन में आयनाइज हो गया। अब कैथोड पे दो ऐसे कटायंस हैं जिनकी रिडक्शन हो सकती है। एक है कॉपर 2 पॉजिटिव और एक है H पॉजिटिव। तो रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली जिसका ज़्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ईजिली रिड्यूस हो जाएगा, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या? कॉपर 2 पॉजिटिव की रिडक्शन हो जाती है कैथोड पे। और एनोड पे क्या है? एनोड पे भी दो आयन्स हैं, एक हमारे पास है 2Cl नेगेटिव आयन और एक हमारे पास है हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर एनोड पे क्या होता है? क्लोरीन आयन की 2Cl नेगेटिव आयन के एनोड पे क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि कैथोड पे तो डिपॉजिट होगा क्या? कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और क्लोरीन गैस रिलीज होगी कहाँ पे? एनोड पे, ये बोल सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में से देख ली, H2 इज लिबरेटेड एज कैथोड। जी नहीं, H2 नहीं होगी, कॉपर होगी। ऑप्शन ए गलत हो गया। कॉपर इज फॉर्म्ड एट कैथोड। यस, ये सही है, बी ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन लिबरेटेड नो। क्लोरीन इज लिबरेटेड कैथोड। नहीं, अगर यहाँ पे कैथोड की बजाय एनोड होता तो ये भी ऑप्शन सही होता, है ना। तो अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है 9th का, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है उसका फॉर्मूला होता है ये, टी हाफ इज इक्वल टू 0.0693 डिवाइड बाई के। अब यहाँ पे हमें टी हाफ की वैल्यू गिवन है 1386 सेकेंड, जो कि हम यहाँ टी हाफ की जगह पुट कर लेंगे। और क्या पूछा है? रेट कांस्टेंट के हमें निकालना है। यहाँ से आप रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप करेंगे आपका कुछ आंसर आएगा 0.0005, जिसको आप यहाँ पे राउंड ऑफ करके इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए टी हाफ के लिए 0.693 डिवाइड बाई के। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या? करेक्ट आंसर 10th का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज दिस। इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0। एक्चुअल में जो P0 माइनस PS है इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
जबकि ये जो पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ये पी नोट क्या है, प्योर सोल्यूशन जब सॉल्वेंट था, यहाँ पे सॉरी पी नोट आएगा ना। पी एस क्या है, जब उसमें हमने क्या ऐड किया, सोल्यूट ऐड किया और वो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। तो क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है ना। तो उसके रिलेटिव मतलब हमने इनिशियल के रिलेटिव में अब उसका निकाला है कि कितना रिड्यूस हो गया, उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब कि ये वाली चीज़ हमें गिवन है, कितनी दी हुई है, 0.0225 ये गिवन है। हमसे पूछा हुआ है हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू XA। ठीक है, ये किसके बराबर होती है, बराबर होती है मोल फ्रैक्शन के, सॉल्यूट के, नो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो एक्चुअल में ये वैल्यू हमें गिवन है, तो ये किसके बराबर आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो कुछ नहीं करना इसमें, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द रेट ऑफ द रिएक्शन, हमें एक रिएक्शन गिवन है, उसके लिए रेट जो है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी कैसे। तो ध्यान रखना है, जो रेट कांस्टेंट के होता है इसकी वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है रिएक्टेंट की। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेंगे। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, नो, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव 3, नहीं, इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमने MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिया है 12 क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के, वो करते हैं डिस्कस। ये आपको ऑप्शंस पता ही होंगे। ए है अगर हमारे पास बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। बी इज इफ ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट ए इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड सी इज द ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। डी अगर ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, चलिए। तो 13th हमारा फर्स्ट सेशन रीजन क्वेश्चन है, एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी कर रखी है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हमने देखा था। ये क्या बनाता है, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स बनाता है। ठीक है, एरोमेटिक नहीं बनाता। तो ए असर्शन गलत हो गया। अब आप देखिए, अगर हमारा असर्शन ही गलत हो गया, असर्शन इज फॉल्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बट रीजन इज ट्रू। अब रीजन देखने की तो आपको जरूरत ही नहीं, असर्शन इज फॉल्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बट स्टिल हम एक बार रीजन पढ़ लेते हैं। क्या है रीजन, अल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद अनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड, जी नहीं। हाँ ठीक है, रीजन तो सही है वैसे, अराइल हैलाइड नहीं होता, अल्काइल हैलाइड लिखा है ना। हाँ, तो रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज ट्रू, तो इसका फॉल्स, इसका करेक्ट आंसर आ जाने वाला है डी। ठीक है, अल्काइल हैलाइड जाते हैं, अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 14th, यूरासिल इज प्रेजेंट इन RNA, यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। DNA अंडरगो सेल्फ रेप्लिकेशन, ये स्टेटमेंट गलत है। तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स, इसका आंसर आ जाएगा सी, है ना। देखिए, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, यूरासिल बेस प्रेजेंट इन RNA, यस, इसका करेक्ट आंसर आ जाने वाला है सी। ओके, नेक्स्ट, डाइजोनियम सोल्ट ऑफ एलिफेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द एरोमेटिक अमीन्स। ऐसा नहीं होता, एलिफेटिक अमीन्स का जो डाइजोनियम सोल्ट बनता है वो क्या होता है, वो लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। ये इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे अल्कोहल में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। डायजोनियम सोल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन शो रेजोनेंस, ये स्टेटमेंट होगी सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाने वाला है, इसका करेक्ट आंसर आ जाने वाला है डी। ठीक है, ए इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाने वाला है डी।
नेक्स्ट देख लेते हैं 16 एसिटिनिलाइड। ये होता है एसिटिनिलाइड, एसिटिनिलाइड है ना, अमीन एक तरह से, उसके साथ ये ग्रुप अटैच होता है, इसे बोलते हैं एसिटिनिलाइड। इज लेस बेसिक देन एनिलीन। यस, अगर हम बात करें एनिलीन की और एसिटिनिलाइड की, तो जो एनिलीन होता है, एनिलीन के पास नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ भी एक तरह से नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये ईजिली लोन पेयर दे सकता है। जबकि यहाँ पर जो ये लोन पेयर इसके पास पड़े ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, एसिटिन, ये वाला ग्रुप आ जाता है ना, ये वाला ग्रुप हो जाता है, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटिनिलाइड। ये ग्रुप प्रेजेंट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नाइट्रोजन के ऊपर है उसको रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि लेस बेसिक है। सेकंड स्टेटमेंट, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इन एसिटिनिलाइड। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाने वाला है ए। ठीक है, आई होप आपको सेशन रीजन ये 4 इजली समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि हमारा सेक्शन बी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें इन टर्म्स को डिफाइन करना है। फर्स्ट है असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए इनकी रिक्वायरमेंट है, बॉडी के लिए एसेंशियल्स हैं, प्लस ये डू नॉट सिंथेसाइज इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में नहीं बनते। ठीक है, प्लस हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें ये बाहर से लेने पड़ते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से हमको ये लेना पड़ता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आप एनसीईआरटी से देख करके एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सेकंड है न्यूक्लियोटाइड। देखिए, मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में यहाँ बताया था न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोसाइड पहले आता है, तो उसमें क्या होएगा, उसमें आएगा पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये न्यूक्लियोसाइड में आएगा, है ना। और न्यूक्लियोटाइड में क्या आएगा, न्यूक्लियोटाइड में आएंगी 3 चीज़ें, टी है ना, तो टी मीन्स 3। न्यूक्लियोटाइड में क्या आएगा, पेंटोज शुगर, मैं पीएस लिख देती हूँ, प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे जो एक और चीज़ आने वाली है वो क्या आने वाली है, फॉस्फेट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। न्यूक्लियोटाइड क्या है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप से जो बना है वो न्यूक्लियोटाइड है। मैंने आपको ये बायोमोलिक्यूल्स में क्वेश्चन कवर अप करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पर ये क्वेश्चन करवाया है डिफरेंस। ठीक है, तो वहाँ आप जा करके बायोमोलिक्यूल्स की वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है। SN1 रिएक्शन कौन फास्टर देगा, SN2 कौन फास्टर देगा, है ना, कंप्लीट मैकेनिज्म से करवाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 है, जो स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा वो SN1 ऑब्वियस है फास्टर देगा। आपको सबसे पहले यहाँ देखना है कार्बोकटायन कौन सा बन रहा है। यहाँ पे भी कार्बोकटायन बन रहा है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकटायन। और अगर हम बात करें क्या, साइक्लो हेक्साइल बेंजाइल कार्बोकटायन, ये वाला भी कैसे बना है, ओ सॉरी, ये वाला भी कैसा बना है, ये भी हमारे पास बना है प्राइमरी, दोनों प्राइमरी बने हैं। पर ये वाला क्या है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, यहाँ पे क्या होगी, रेजोनेंस। तो जो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन है, न्यूक्लियोफाइल ने जा करके उसी के पास अटैक करना है। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन फास्टर देगा कौन सा, एरोमेटिक बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ये वाला SN1 रिएक्शन फास्टर देगा दूसरे कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। अब हमें इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था इस टाइप की रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है आपकी, कि अगर हमारे पास इस तरीके से कंपाउंड गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूवी लाइट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है, तो हम देखते हैं एसिडिक हाइड्रोजन जो है सबसे पहले वो लीव कर जाएगा। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है, ये इस कार्बन, ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे है,
इन वाले कार्बन से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे Br अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, जिसे हम बोलेंगे ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, ये ऐसे Br। ठीक है, ओके, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी, आपको इस तरीके से करके दिखा देना है। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये आपका क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 18 हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट ऑफ दिस, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 2.5 ग्राम। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है ये, हम बता दिया कि 5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है 2.5, मतलब इनिशियली 5 था, उसी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगी 2.5 में, रिड्यूस 2 है ना, इतना आ गया फाइनल। अब उसके लिए क्या टाइम, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे K इज इक्वल टू और टाइम 2.303, नीचे क्या आता है टाइम, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जिसे हम लिखते हैं ए नोट, एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जिसे हम लिखते हैं ए। तो यहाँ पे देखिए 2.303, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम ही हमें निकालना है, तो टाइम को इधर ले जाइए। रेट कांस्टेंट मतलब ये के की वैल्यू हमें गिवन है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 1.25 इंटू 10⁻³ लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखिए 5 ग्राम है, 5 लिख लीजिए, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 2.5 ग्राम आ गई, तो 2.5 लिख लीजिए। ठीक है, इतना कर लेना है आपने। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, चलिए सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, से हटाया ये 0 है ना, तो ये हो जाएगा एक तरह से 2 log 2 की वैल्यू आपको गिवन है, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ से log 2 की वैल्यू, तो टी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 10⁻³ log 2 की वैल्यू जो भी होगी, जो कि है कितने 0.301, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया है और आप कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, डेफिनेटली इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है आपके इस साल भी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो मैंने इस टाइप के केमिकल काइनेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में जो डे 2 का है ना, पार्ट 2 है केमिकल काइनेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, आप वहाँ से ये कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने वहाँ करवाए हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज़ ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मैटर। क्या आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ matters due to poor shielding of 4f ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई रेगुलर डिक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि जो f ऑर्बिटल है उसकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बेसिकली लेंथेनॉइड जो होते हैं ना 4f के इलेक्ट्रॉन, अब उसमें क्या इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4f ऑर्बिटल में, 4f ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होती है वो कैसी होती है, बहुत ही पुअर शील्डिंग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो एटॉमिक साइज होता है लेंथेनॉइड्स का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर हम 3D की बात करें, 3D 4D और 5D है ना, या फिर अब अगर हम 3D की बात करें, 3D का जो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए, तो ठीक है 4D का ज़्यादा 3D का, बट 4D और 5D का एटॉमिक साइज जो होता है इन दो का वो कैसा आ जाता है, इक्वल आ जाता है 4D 5D का।
ऐसा क्यों? क्योंकि 4D के बाद जो 5D सीरीज़ है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे होते हैं लेंथेनोइड्स आ जाते हैं। यहाँ क्या आ जाते हैं? लेंथेनोइड्स, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो करता है 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो जो 5f का साइज़ बढ़ना चाहिए था, 5D का साइज़ बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ता नहीं है। वो कितना आ जाता है? वो बराबर आ जाता है किसके? 4D की, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनाइड्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है। ठीक है, अब सेकेंड इसी में, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। वाई? इसका रीज़न आप क्या बता सकते हैं कि जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 5f में करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 4f में करता है। तो अगर हम पुअर शील्डिंग की बात करें तो 5f की शील्डिंग और भी ज़्यादा पुअर होती है। ठीक है, इसकी पुअर शील्डिंग होती है किससे? 4f से, इसलिए इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। एक्टिनोइड्स का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है लेंथेनोइड से। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल इन द एक्टिनोइड्स। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। और में गिवन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? ट्रांजिशन मेटल्स की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा क्यों होती है? देखिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का एक ही रीज़न है, क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा इंट्रैक्शन होंगी, है ना? उतनी ज़्यादा क्या होंगी? इंट्रैक्शन होगी, और उतना ज़्यादा बॉन्ड एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतनी ज़्यादा उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज़ लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? तो आपको पता है लोएस्ट किसकी होगी? लोएस्ट उसकी होगी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसकी लोएस्ट होगी। तो वो कौन सा है? वो है जिंक। जिंक का आपको पता है ना 3D में कितने होते हैं? 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? फुली फिल्ड होते हैं। ठीक है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? फुली फिल्ड होते हैं। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पे क्या है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा ना, इंट्रैक्शन ही नहीं होगी, बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी? इसकी लोअर होगी, लोएस्ट होगी। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आप क्या लिख सकते हैं? सेकंड का आंसर आप लिख सकते हैं जिंक। ठीक है, फर्स्ट का आप लिख देंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हायर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और सेकंड का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, अ 4% सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इस बार भी आ ही जाएगा ही, है ना? अ 4% सोल्यूशन ऑफ यूरिया एंड इज आइसोटोनिक विद 5.2% सोल्यूशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए, मैंने सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन यहाँ पर। जब भी आइसोटोनिक आए ना, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशंस क्या है? सिमिलर है। तो आइसोटोनिक दोनों सोल्यूशन, यूरिया का सोल्यूशन और दूसरा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका सोल्यूशन आइसोटोनिक है, तो मतलब इसके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो किसके बराबर आ जाएगा? एक तरह से इसके। तो I इज इक्वल टू सी आर टी बराबर आ जाने वाला I इज इक्वल टू सी आर टी के। ठीक है, I यहाँ पे यूरिया के लिए I की वैल्यू 1 होती है, इधर भी हमें नहीं पता कौन सा, तो इधर भी हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो 1 कंसिडर करेंगे। ओके, आर टी यहाँ पे भी गैस कौन सा सेम रहने वाला टेम्परेचर, क्योंकि आइसोटोनिक है। फ़र्क किस क्या है? कंसनट्रेशन, दोनों कंसनट्रेशन सेम रखने वाले हैं। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, इधर भी लिख सकते हैं मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम भी 100 ml है, तो आप लिखना चाहें लिखिए 100, है ना? दोनों में सेम। अदरवाइज वॉल्यूम भी दोनों में सेम है तो हम ये भी क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे। क्या रह जाएगा? सिर्फ मोल्स। तो मोल्स होते हैं मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास यूरिया का, इज इक्वल टू हो जाएगा मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हमारा काम क्या है? हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, सोल्यूशन हमें दिया 4%। 4% का क्या मतलब होता है कि 4 ग्राम मास गिवन है 4 ग्राम 100 ml में। ठीक है, 5.2% का क्या मतलब है कि मास गिवन है 5.2 ग्राम 100 ml।
तो मर्जी है, हम यहाँ पे 100 ml लिख सकते हैं, 100 ऊपर लीटर में करना है तो 1000 लेंगे, ठीक है। या फिर ना भी लिखे, क्योंकि दोनों साइड सेम ही वॉल्यूम है तो मैं नहीं लिख रही हूँ, वो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकालना है। यूरिया का कितना है 60 है, जो कि हमें गिवन है, 4 डिवाइड बाई 60 कर देंगे, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो जब भी आइसोटोनिक गिवन है तो उस केस में हमें क्या करना है, दोनों के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, फॉर्मूला जो है I इज इक्वल टू CRT, वो हमें क्या रख लेना है, वो हमें इक्वल रख लेना है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। या मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। C क्या है, कंसनट्रेशन विच इज़ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कैंसिल हो गया, क्या रह गया सिर्फ मोल्स, मोल्स को होता है मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, इधर भी मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। इसका मास है 4% मतलब 4 ग्राम, 4 ग्राम लिख दिया। इसका मास है 5.2%, 5.2 ग्राम इन 100 ml। दोनों का वॉल्यूम सेम था तो वो कैंसिल हो जाएगा। मोलिकुलर मास यूरिया क्या है 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल लिख लिया। इसका मोलिकुलर मास हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो आ जाएगा ये ग्राम पर मोल में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कवर अप कर लिए हैं सेक्शन A 1 मार्क एंड सेक्शन B 2 मार्क के क्वेश्चन। और हमारा टाइम हो गया है 36 मिनट्स अभी के लिए। तो सेक्शन C हम एक और पार्ट बना लेंगे, जिसमें हम सेक्शन C के क्वेश्चंस, सेक्शन D के क्वेश्चंस और सेक्शन E के 5 मार्क के क्वेश्चंस, ठीक है, ये कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो आज के लिए आप अभी इतना कर लीजिए, मैं एक और पार्ट इसका बना देती हूँ जिसमें हम बाकी क्वेश्चंस कवर अप कर लेते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकती हूँ, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।